हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया ड्रामा जिसकी स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। गाइज, मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो कहानी कुछ यूँ है कि हमारी मेन फीमेल लीड विवी, जिसको उसका हस्बैंड फेंगयान पिछले 5 साल से चीट कर रहा था लेकिन उसे भनक तक ना हुई, और हमारा मेल लीड यीमो, जिसको 5 साल पहले ही विवी को देखकर पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया और आज 5 साल के बाद वो उस लड़की को चीट होते हुए देख रहा है जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें विवी को दिखाया गया जो कि सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या करने वाली हूँ और ये सभी लोग मुझे नीचे आने के लिए क्यों कह रहे हैं। पीछे ही खड़ा यीमो भी उसे कह रहा था कि मिस विवी प्लीज नीचे आ जाओ, अपनी जान को खतरे में मत डालो, जिसे देखकर वो पूछने लगी कि तुम कौन हो। वही फेंगयान आ जाता है जो इसे हनी कह रहा था और ये सोचने लगी कि ये मुझे हनी क्यों कह रहा है, हम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। डैड ने भी इसको नीचे आने के लिए कहा, बताया कि तुम 30 साल की हो गई हो, अभी भी ऐसे बच्चों वाली हरकतें करोगी, कितनी बुरी बात है, फौरन से नीचे आओ। जबकि विवी सोच रही थी कि अभी तो मैं 25 साल की हुई हूँ तो इन्होंने मुझे 30 साल का क्यों बोला, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके 5 साल आगे आ गई हूँ। साथ ही उसे इन 5 सालों की मेमोरीज रिमाइंड होने लगी, जिससे इसको पता चला कि इसकी फेंगयान के साथ शादी हो चुकी है, जिस सच को ये जुटला नहीं सकती। नेक्स्ट सीन हमें 20 मिनट पहले का दिखाया गया, जहां विवी को बैंक से कॉल आती है कि आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ी रकम निकलवा ली, पर इस बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। वो फेंगयान को कॉल करती है उससे पूछने के लिए कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी, मगर उसने ये कहकर कॉल काट दी कि इस वक्त मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। इसके बाद विवी अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे फेंगयान की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। काफी ज्यादा हैरान हुई कि मुझे तो लगा कि वो इस वक्त कंपनी में मीटिंग अटेंड कर रहा होगा और इसकी गाड़ी अभी भी बीप अलार्म कर रही है, दोबारा बूट बंद करना भूल गया। जब वो इसे बंद करने के लिए जाती है तो बाय चांस वो ओपन हो गया, जहाँ इसे सेक्सी टॉप पड़ा हुआ नजर आया। इसे देखकर तो इसको शॉक लगा ही लगा, लेकिन इसको स्मेल करने के बाद जब इसे परफ्यूम का पता चला तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फौरन से उसका पीछा करने के लिए फेंगयान के पीछे अंदर तक चली गई और दूर ही खड़ा यीमो भी उसे देख रहा था। विवी ने देखा कि फेंगयान ने उसकी स्टेप सिस्टर मैग्ना को हक कर दिया, बताया कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गया। बेचारी विवी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिससे उसने इतना ज्यादा प्यार किया वो अभी तक इसे धोखा दे रहा था। वो मैग्ना को कार्ड देते हुए कहने लगा कि तुम अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी ना, मैंने इस कार्ड को लोड कर दिया है, अब तुम जितना मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकती हो। जिस पर ये बोली कि तुम्हारी दौलत किसे चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए हो। और फेंगयान कहने लगा कि बस थोड़ा सा सब्र कर लो, जैसे ही मेरी कंपनी पब्लिक हो जाएगी मैं विवी को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। वही स्टेप मॉम ने आकर बताया कि डैड आ गए हैं, अब तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो और अंदर मेरे साथ चलो, वो फेंगयान से मिलना चाहते हैं। विवी को समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, उसके प्यार ने उसको धोखा कैसे दे दिया और उसकी सिस्टर वो ऐसा कैसे कर सकती है। इधर स्टेप मॉम मैग्ना से कह रही थी कि विवी और फेंगयान की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही उसे छोड़ देगा। उसकी कंपनी, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, बस जल्दी से ही उसे अपने काबू में कर लो। विवी को काफी बड़ा सदमा लग गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक नाइफ पड़ा हुआ नजर आया और उसके दिल ने यही कहा कि इस चीटर इंसान को यहीं पर खत्म कर दो। मगर तभी उसे ये ख्याल भी आने लगा कि फेंगयान ही वो इंसान है जिसे मैंने पिछले 5 साल सबसे ज्यादा प्यार किया, मैं उसको अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ। ये कहकर उसने छुरी नीचे गिरा दी। दिल ही दिल में खुद से कहने लगी कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करे, और फिर वहाँ से भाग जाती है। यीमो, जिसने ये सारी सिचुएशन देख ली, उसे लगा ही था कि विवी कुछ न कुछ गलत जरूर कर देगी। उसे ऊंची सी आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, उसके पीछे जाने लगा और उसका नाम सुनकर यहाँ फेंगयान भी उसके पीछे दौड़ा। तो विवी यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी उसे ये सब कुछ रियलाइज होने लगा। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अगर वाकई ही मैं टाइम ट्रेवल करके एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गई हूँ तो मैं अपनी जिंदगी का ये सारा कचरा सुलझा कर रहूंगी। फेंगयान और मैग्ना से बदला लेने के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करने लगी, बताया कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ हवा लेने के लिए आई थी, भला मैं सुसाइड क्यों करने लगी। उसका यकीन करके फेंगयान भी दोबारा से अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है और यीमो को भी जाना पड़ा क्योंकि विवी तो उसे जानती तक नहीं। उनके जाने के बाद मैग्ना विवी से पूछने लगी कि तुमने अभी अभी कुछ देखा तो नहीं ना, और अगर देखा भी हो तो ये एक्टिंग करना बंद करो और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर वो बोली कि
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्यों, कुछ हुआ था क्या? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो तुमने हाई लेवल का परफ्यूम लगाया हुआ है ना, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और भला तुम जैसे अनवैल्यूएबल लड़की को यहाँ पर कौन नोटिस करने लगा। ये कहकर विवी तो वहाँ से चली गई, मगर मैग्ना को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो खुद से ही कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर दिखाऊंगी। यीमो ने विवी को जाते हुए देख लिया, इसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और वो यहाँ पर आकर अपने लिए वाइन की बोतल ओपन करती है। यीमो भी उसके पीछे आकर उसके हाथ से बोतल लेकर उसे ओपन करके देने लगा। बताया कि जो लड़की अपने लिए बोतल ओपन नहीं कर सकती, भला वो इन सबका मुकाबला कैसे करेगी। इस पर विवी ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यकीनन तुम सिंगल ही होगे, इसीलिए तो तुम एक औरत की स्ट्रेंथ नहीं जानते, और मुझे कैसे जज कर लिया तुमने, और वो भी जब हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। यीमो बोला कि पहली बात तो ये कि हम दोनों आज पहली बार नहीं मिले, और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में वहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली थी? जब विवी बोली कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो यीमो कहने लगा कि अच्छी बात है तुम वहाँ से नहीं कूदी, वहाँ से गिरकर तो तुम्हारी हड्डी भी ना टूटती। आइंदा कभी तुम्हें मरने का शौक हुआ तो किसी ऊंची बिल्डिंग का सिलेक्शन करना, जहाँ तुम्हें ये टाइम ट्रेवल करने वाले ख्यालात भी ना आए। कि टाइम ट्रेवल वाली बात से विवी को 5 साल पहले की बात याद आई, जब फेंगियान किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया था, और वो इसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। विवी बोली कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकती है तो ये मैं भी तुम्हें करके दिखा सकती हूँ। इधर प्रेजेंट में खुद से कहती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद भी फेंगियान मुझे धोखा देगा। अभी उसे फेंगियान का मैसेज आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी, जबकि वो जान गई थी कि इसे कुछ जरूरी काम नहीं बल्कि मैग्ना के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। रियल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फेंगियान उसे झूठ बोलकर यहाँ मैग्ना के साथ टाइम स्पेंड करता है, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल से वो ये करता आ रहा है। दूसरी तरफ विवी जब अपने घर आती है तो फेंगियान की सिस्टर जी पहले से ही वहाँ पहुँच चुकी थी। बताया कि मुझे मोम ने भेजा है, तुम्हारे लिए चाइनीज मेडिसिन लेकर आई हूँ, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्रेगनेंसी बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। पर ऐसा लगता है कि विवी को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका मचाया हुआ ये सारा गन साफ करने के लिए कहती है, जिस पर जी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज विवी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो विवी ने उन सबको बहुत काइंडली डील किया, पर अब वो और बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। सासू माँ ने भी इसे वॉइस मैसेज करके बताया कि टाइम से ये मेडिसिन लेती रहना, तुम जानती हो ना कि फेंगियान कितनी मेहनत करता है, अगर उसकी कोई औलाद ना हुई तो फिर ये सारी जायदाद किसी और के पास चली जाएगी, और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। विवी सोचने लगी कि फेंगियान से शादी करके मेरी जिंदगी इस तरह अजाब बन जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ मैग्ना बार बार फेंगियान को फोर्स करती है कि जितना जल्दी हो सके विवी को डाइवोर्स दे दो ताकि हम दोनों एक हो सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विवी फेंगियान को जान से मार तो देना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जी उसका काफी सारा एक्सपेंसिव सामान लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर उसने पकड़ लिया। वैसे तो जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा विवी का नया सामान लेकर चली जाती थी, पर अब विवी इस बात को और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसे सारा सामान नीचे रखने के लिए कहती है। वही फेंगियान आया जो कहने लगा कि क्या सुबह सुबह तुम दोनों ने शोर मचा दिया है, पुराना सामान ही तो है, ले जाने दो इसे, मैं तुम्हें और दिला दूंगा। इस तरह जी उसके एक्सपेंसिव कपड़े ले गई, जिस पर विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और फेंगियान को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में विवी किसी को कॉल करके बताती है कि मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, और वो क्या फेवर है ये तो हम आगे ही जान सकेंगे। इसके बाद उसे किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, जिससे इसको पता चला कि फेंगियान ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। दूसरी तरफ मैग्ना को एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि एक परफ्यूम था, और वो इसके लिए फेंगियान को मैसेज करके थैंक यू कहती है, जिस पर वो बोला कि मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया, और इस परफ्यूम की स्मेल भी काफी ज्यादा बुरी थी। डायरेक्टली ही वो ये बात जान गई कि ये जरूर विवी का काम होगा, और उसके पास चली आती है। बताया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे वो अजीब तरह का परफ्यूम भेजने की। वो बोली कि ये परफ्यूम मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां इस तरह का परफ्यूम ही डिजर्व करती है। मैग्ना काफी गुस्से में बोली कि फेंगियान तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही चली जाओ। पर ऐसे कैसे? अभी तो विवी ने अपनी चाल चलनी शुरू की, कहने लगी
कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि वो तुमसे भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम सोच रही हो, वरना तो मेरी ये बात लिख कर रख लो। नेक्स्ट सीन में हमें यीमो को दिखाया गया जो कि विवी के बारे में ही सोच रहा था जब उसने पहली नजर विवी को देखा था। तभी उसे एक एजेंट की कॉल आई जो बता रहा था कि मैंने आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स मिस विवी तक पहुंचा दिए, और वो बोला कि विवी को कभी भी ये पता लगने मत देना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मैंने निकाल कर दी। इधर फेंगियान अपना बैग लेकर घर से तो ये बहाना करके आया था कि वो आउट सिटी एक मीटिंग करने के लिए जा रहा है, पर असल में वो मैग्ना से मिलने के लिए आया था। विवी भी उस पर नजर रखने के लिए उसकी पिक्चर्स लेती है ताकि वो बाद में इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। सारी रात वो मैग्ना के साथ गुजारता है। बताया कि आजकल विवी कुछ अजीब बिहेव कर रही है, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं डाइवोर्स के लिए कोई ना कोई बहाना निकाल लूंगा। मैग्ना को भी उससे कुछ प्यार व्यार तो नहीं, लेकिन उसकी दौलत हासिल करने के लिए और विवी से उसका सब कुछ छीनने के लिए उसको भी ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अगली सुबह फेंगियान घर आता है। विवी को सरप्राइज दिया। बताया कि जी तुम्हारे नए कपड़े ले गई थी ना, मैंने तुम्हारे लिए न्यू एडिशन की ड्रेसेस ऑनलाइन ही ऑर्डर करवा ली। असल में वो ये बात जानना चाहता था कि विवी तो कल डॉक्टर के पास गई थी, कहीं ऐसा ही ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो और मैं पहले ही उसे डाइवोर्स की खबर सुना दूं। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो विवी के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ मेडिसिन का यूज करूंगा। आखिर मुझे भी तो औलाद चाहिए, जब मेरी वाइफ इतनी एफर्ट कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं। पर विवी वो कड़वी वाली मेडिसिन सिर्फ उसे ही पिला देती है क्योंकि इससे अब इस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि डैड ने कंपनी का 3% शेयर मैग्ना के नाम कर दिया है। वैसे तो ये विवी का हक बनता था, लेकिन वो फैमिली मैटर से दूर रहती है, इसलिए डैड ने मैग्ना के नाम कर दिया। ये वाली सारी की सारी चालाकी स्टेप मॉम की ही थी, क्योंकि वो चाहती है कि मैग्ना को विवी का भी सारा हिस्सा मिल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सुबह ही सुबह फेंगियान को कंपनी असिस्टेंट कियारा की कॉल आई, जिसने इसे बुरी खबर सुना दी। और वो बुरी खबर ये है कि हमारी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट से काफी लोगों को स्किन एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पर केस फाइल किया गया। फेंगियान ने उसे रॉयल कंपनी की सीईओ के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए बताया, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फेंगियान को दिखाया जाता है जो कि अपने एम्प्लॉयज पर चिल्ला रहा था कि इतनी बड़ी गलती हो गई तुम लोगों से और अभी तक ये केस सोल्व क्यों नहीं हुआ। हमारी कंपनी तो अभी तक पब्लिक भी नहीं हुई, और अगर इस तरह के इल्जामात लगते रहे तो फिर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके एक सीनियर स्टाफ ने मशवरा दिया कि जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट से एलर्जी हुई है क्यों ना हम उन लोगों से अपॉलजी कर ले और उनको अपना केस वापस लेने के लिए कहे। पीछे से वेवी आते हुए वे बोली कि अपॉलजी करने का मतलब जानते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हार मान ली और हमारे प्रोडक्ट सुटेबल नहीं थे। इस तरह तो हमारा केस कभी भी सोल्व नहीं होगा, बल्कि बात और बढ़ जाएगी। बेहतर होगा कि तुम इस केस के तह तक जाओ और पता लगाओ कि उन लोगों को एलर्जी कैसे हुई। फेंगियान ने भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहा और विवी को थैंक यू कह देता है। बताया कि हर मुसीबत में तुम मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे देती हो, हालांकि काफी टाइम से तुम बिजनेस मैटर से दूर रही। जिस पर विवी बोली कि अगर मैं अपने हस्बैंड के काम नहीं आऊंगी तो और किसके काम आऊंगी भला। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मैंने मिस्टर गु के साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा दी। इस बात से फेंगियान काफी ज्यादा खुश हो गया। जाते जाते विवी को किस कर दिया, जिसकी पिक्चर कियारा ने क्लिक कर ली। साथ ही वो पिक्चर मैग्ना को सेंड कर देती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती है। तो इधर फेंगियान को भी मिस्टर गु के असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि उनको किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। फेंगियान को भी मीटिंग अचानक कैंसिल होने से काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो ड्रिंक करने के लिए एक बार में चला आता है, जहाँ स्टाफ की एक लड़की उसे अमीरजादा देखकर फ्लर्ट कर ही रही थी, मगर फेंगियान भी पीछे नहीं रहता। उसे भी एक और मौका मिल गया एक नई लड़की से फ्लर्ट करने का। कुछ ही देर में इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चला कि फेंगियान सिर्फ अपनी बीवी को ही धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वो किसी भी लड़की को धोखा दे सकता है। अगली सुबह मैग्ना विवी के पास आती है। उसे बताया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये जानते हुए भी कि फेंगियान मुझसे प्यार करता है, उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो जल्द से जल्द उससे डाइवोर्स लेकर चले जाना चाहिए। पर विवी उसको बहुत नॉर्मल वे में बोली कि मत बोलो, उसकी लीगल वाइफ अभी भी मैं ही हूँ, और हाँ, मैं उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे 70 मिलियन ऑफर करो तो। शायद ये मैग्ना को भी फायदे का सौदा लगा। कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें 70 मिलियन दे दूंगी, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना। विवी उससे वादा करके चली जाती है कि ठीक है, जिस दिन तुम मुझे पैसे दे दोगी उसी दिन मैं उससे डाइवोर्स भी ले लूंगी।
और इधर मैग्ना ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि मेरा 3% शेयर जितना जल्दी हो सके बेच दो। इसके बाद हमें एक बिजनेस वुमेन मिसेस चू को दिखाया जाता है जो कि यीमो की सिस्टर इन लॉ थी। मैग्ना का 3% शेयर भी यही औरत खरीदने वाली है, मगर इसके शातिर इरादे मुझे कुछ ज्यादा ही गहरे लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि क्यारा ने विवी को उसकी स्टेप मदर की मैरिटल रिपोर्ट दिखाई जो कि उसके फादर को चीट कर रही थी। यानी कि क्यारा भी हमारी विवी के साथ मिली हुई है और वो सबके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके तभी एक्शन लेगी। घर आने के बाद विवी फेंगियान को अपने घर के कागजात देती है, बताया कि इसे भेज दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कंपनी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और जब हम हस्बैंड वाइफ एक साथ है तो घर तो फिर भी बन जाएगा। उसकी इस मेहरबानी से तो फेंगियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी लाइफ में बच्चे की जरूरत नहीं, हम उसके बगैर भी खुश रह सकते हैं। जबकि इससे पहले उसने हमेशा विवी को औलाद ना होने का ताना दिया। क्यारा ने बताया कि तुम पर माइंड कंट्रोलिंग थेरेपी का यूज किया गया जिसकी वजह से तुम बिजनेस मैटर से दूर हो गई और हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रही। सिर्फ फेंगियान ने ही नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ने, उसकी माँ ने, सबने ही उसे ये यकीन दिलाया कि तुम एक मुकम्मल औरत नहीं बन सकती। फेंगियान को तो लगता है कि विवी कभी भी उसके दलदल से बाहर नहीं निकल सकेगी, पर उसे क्या पता कि फेंगियान पास्ट वाली ब्रेव लड़की बन चुकी है। दूसरी तरफ मैग्ना सोच रही थी कि ये दोनों अचानक से इतना क्लोज बिहेव क्यों करने लगे हैं और क्यारा ने मुझे उनकी पिक्चर क्यों सेंड की, आखिर विवी करना क्या चाहती है। फेंगियान को मैसेज करके मिलने के लिए कहती है, बार बार कॉल पे कॉल्स करती गई और वो विवी के सामने उसकी कॉल अटेंड भी नहीं कर पा रहा। बहाना बना दिया कि मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, ऐसा लगता है कि मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी क्योंकि काफी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। इस पर विवी ने बताया कि मैंने रॉयल कंपनी की ओनर मिसेस चू को डिनर पर इनवाइट कर दिया है, वो बिजनेस एकेडमी में मेरी सीनियर थी। क्योंकि तुम उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे इसलिए मैंने ही उसे रिक्वेस्ट की डिनर पर आने के लिए। अब ये तो फेंगियान के लिए बहुत बड़ी डील होने वाली थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे मिस नहीं कर सकता, चाहे मैग्ना से मिलने के लिए ना जाए। कहने लगा कि मैं ऑफिस से 3 घंटे पहले ही आ जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ डिनर की तैयारी करवा सकूं। इधर मैग्ना उससे मिलने के लिए गुस्से में तड़पती रही, जबकि फेंगियान ने इसे बहाना बना दिया कि मैं मिलने के लिए नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। फौरन से फेंगियान से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली आती है, जहाँ क्यारा ने उसे बताया कि वो तो काफी टाइम पहले ही घर जा चुका क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सुनकर उसे गुस्सा तो काफी ज्यादा आया। क्यारा के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, बताया कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए बाहर एक साथ बैठकर बात करें। तो यहाँ डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यीमो भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आया था और इस चीटर को विवी के साथ बैठा हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि फेंगियान डिनर में होने के बावजूद भी मैग्ना के मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था और जिस तरह से वो विवी के लिए अपना झूठा प्यार शो करता है इस पर तो यीमो को और भी ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे अपने कुछ नए दोस्तों से मिलाना चाहती थी, मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो नई दोस्त मिस विवी होगी। खैर मुझे आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से चल पाएगा। इधर बातों ही बातों में क्यारा ने उसे राज की बात बता दी कि फेंगियान विवी से औलाद चाहता है जबकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, इसीलिए ही इन दोनों का रिलेशनशिप पहले की तरह अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही ये दोनों अलग हो जाएंगे। इस पर तो मैग्ना को एक और आसरा मिल गया कि अगर मैं फेंगियान के बच्चे की मां बन जाऊं तो वो कभी भी मुझे छोड़ने का तस्वुर नहीं कर सकेगा, जबकि फेंगियान के लिए अभी विवी को डाइवोर्स देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी ही तो विवी ने उसे फायदा देना शुरू किया। खैर इसके बावजूद भी वो ऑफिस का बहाना बनाकर मैग्ना से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि यहाँ काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और फेंगियान के आने पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए मैं भी तुमसे बात नहीं करती। फेंगियान उसे रिलैक्स करके अपने प्यार का यकीन दिलाता है, पता है कि मैं सच में ही बिजी था वरना तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आता। दूसरी तरफ विवी को दिखाया गया जो कि 5 साल पहले के बारे में सोच रही थी कि उसने तो फेंगियान से ब्रेकअप कर लिया था, तो आखिर उन दोनों की शादी किस तरह हुई। तो हुआ कुछ यूँ था कि फेंगियान के दोस्त ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, बताया कि फेंगियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस तरह उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसने तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और लड़की को नहीं चाहा, अगर तुम उसे ना मिली ना तो वो मर जाएगा। अब विवी भी आखिर एक लड़की ठहरी, फेंगियान से प्यार भी करती थी इसलिए उसे कुछ होने तो नहीं दे सकती थी, तो इस तरह उसने फेंगियान से पैचअप कर लिया था। इसके बाद वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, बताया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि विवी ने सोचा था क्योंकि वो कभी भी बाज नहीं आया, हमेशा उसे टॉर्चर करता रहा। सिर्फ
सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कई बार दूसरी लड़कियों के साथ होटल रूम में पकड़ा गया, पर वो हमेशा विवी को इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है। इसी बात को लेकर विवी ने कई बार उसे डाइवोर्स लेने की भी कोशिश की, पर फेंगियान इतनी आसानी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जाने तो नहीं दे सकता। और जब वो नाराज होकर चला जाता है तो जी को मैसेज करके बताया कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, मेरे आने से पहले ही विवी को मना लो। उसकी बात मानकर जी को भी विवी को मनाना पड़ता था कि मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बस तुम उसे औलाद की खुशी देकर उसे अपने साथ बांध लो। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुछ टाइम के बाद विवी को पता चला कि उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं कि वो मां नहीं बन सकती। वो ये बात बताने के लिए फेंगियान के पास आ ही रही थी कि जब उसने मेघना और फेंगियान को एक साथ देख लिया था। ये सारी ही वो पास्ट की बातें हैं जिसके बारे में हमारी विवी सोच रही थी, और उसने खुद से वादा कर लिया कि अगर किस्मत मुझे टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर ले ही आई तो मैं भी अपना फ्यूचर बदल कर दिखाऊंगी। हमारी विवी को लगता है कि वो यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई है अपने फ्यूचर का सच जानने के लिए, और ऐसा है भी या नहीं ये हम आगे ही जान पाएंगे। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि फेंगियान सारी रात घर नहीं आया और विवी ने अपनी चाल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लान किया था। फेंगियान से कॉल करके पूछती है कि मुझे मिसेस चू ने इनवाइट किया है अपनी कुछ और फ्रेंड से मिलाने के लिए, क्या मुझे जाना चाहिए उनके पास? जिस पर वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर जाओ उनके पास, उनका इन्विटेशन हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी आया हूँ, 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। जबकि विवी बहुत अच्छे से जानती थी कि वो आउट ऑफ सिटी नहीं गया, बल्कि हमेशा की तरह मुझे बेवकूफ बना रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मेघना के अपार्टमेंट में एक मेडिसिन का पार्सल आता है, जिस पर वो बोली कि मैंने तो कोई भी मेडिसिन ऑर्डर नहीं करवाई। लेकिन जब पार्सल मैन ने मिस्टर जू का नाम लिया तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर जू के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती थी। खैर, वो मेडिसिन उसने वापस करवा दी और वो फेंगियान के साथ 2 दिन के लिए आउटिंग पर कहीं बाहर जाने वाली थी। यहाँ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जू था। पार्सल मैन का इसके पास मैसेज आया कि आपका दिया हुआ एड्रेस गलत था, जिस पर ये बोला कि तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रुको, मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया गया जिसे मिसेस चू ने नहीं बल्कि यिमू ने इनवाइट किया था, जो कि इसे कुछ प्राइवेट डील करना चाहता था। और ये प्राइवेट डील क्या थी ये तो हम आगे ही जान पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए विवी ने उसकी डील एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस पर यिमू ने उससे एक पर्सनल सवाल पूछा कि क्या तुम वही विवी हो जो 5 साल पहले थी या फिर उस दलदल से निकल चुकी? और ये बोली कि तुम खुद ही गैस कर लो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी उसी कीचड़ में फंसी हुई हूँ? नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद का दिखाया गया जब ये दोनों आउटिंग से वापस आ गए थे और मेघना को जू का मैसेज आया कि मैं वापस आ गया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर वो भी काफी डरी हुई लगी, लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो मिस्टर जू पहले से ही उसके रूम में बैठा हुआ था। जब उसने पूछा कि तुम अंदर कैसे आए तो जू बोला कि हम दोनों तब से रिलेशनशिप में हैं जब हम दोनों अपने टीनेजेस में थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सेट किया हुआ पासवर्ड भूल जाऊंगा? अब्रॉड से वापस आकर मैं सबसे पहले तुम्हारे पास क्यों आया हूँ तुम जानती हो, क्योंकि तुम मेरी किस्मत में लिखी हो, हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। मेघना उसे पुलिस की धमकी देती है, बताया गया यहाँ से वापस चले जाओ, वो तुम ही थे जो मुझे छोड़ कर गए थे, अब मैं तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। जू ने उसे अपने प्यार का यकीन दिलाया, बताया कि मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी भी इंतजार कर सकता हूँ। और जिस तरह मेघना उसके लिए पिघल गई, ऐसा लगता है कि वो भी उससे प्यार करती थी। दूसरी तरफ फेंगियान अपना हैंडफोन वहीं पर भूल आया था जिसे लेने के लिए वो वापस जाता है। और इधर मेघना को जब उसके वापस आने की खबर हुई तो उसने फौरन से जू को छुपने के लिए कहा। फेंगियान ने यहाँ पर पहुंचकर बेल दी। जब मेघना ने दरवाजा नहीं खोला तो वो पासवर्ड लगाकर अंदर चला जाता है। और मेघना जू को छुपाने के बाद ऐसे दिखा रही थी जैसे वो गेम खेलने में बिजी थी, इसलिए तो बेल की आवाज भी नहीं सुन सकी। खैर, यहाँ पर फेंगियान को रॉयल कंपनी से कॉल आई, जिन्होंने बताया कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री हैं, जो उसके लिए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि अब फाइनली उसकी कंपनी भी पब्लिक हो पाएगी। इसी खुशी में वो मेघना को हक कर देता है और जू इन दोनों का ये गहरा रिलेशनशिप समझ गया। नेक्स्ट सीन में जब फेंगियान घर आता है तो वो विवी के लिए काफी सारी चीजें लेकर आया था, उसे सरप्राइज देने के लिए। आखिर ये भी तो बताना था कि वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है। आफ्टर दैट उसे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली गुड न्यूज भी दी, जो कि वो पहले से ही जानती थी। आखिर ये सब कुछ विवी की वजह से ही तो हुआ, क्योंकि फेंगियान को उसके उरूज पर पहुंचा देना और फिर एकदम से उसके पैरों तले जमीन खींच लेना ही
हमारी विवी की चाल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मैग्ना स्टिल जू के बारे में ही सोच रही थी। जिस तरह उसने इसे अपने प्यार का यकीन दिलाया और बताया कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। आज से 8 साल पहले ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, मगर स्टेप मॉम ने मैग्ना को उसके साथ रहने से मना कर दिया। बताया कि ये जॉबलेस बेकारी लड़का ये तो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकता, भला ये तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएगा, और अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें घर से निकाल दूंगी। जू को भी स्टेप मॉम की बातें काफी बुरी लगी। वो बारिश में खड़ा भीगता रहा, लेकिन मैग्ना को भी बाहर आने से मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो जू ने बताया कि मैं अगले हफ्ते अब्रॉड जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से तुम्हारे काबिल बनकर वापस आऊँ। मैग्ना को उसकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जाने के लिए मना किया, लेकिन जू किसी के ताने नहीं सुनना चाहता। वो मैग्ना को अपना इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन शायद मैग्ना नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। अब जू वापस तो जरूर आ गया है, लेकिन काफी देर हो चुकी, क्योंकि मैग्ना हर हाल में फेंगियान के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। बल्कि अब तो वो फेंगियान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसलिए वो किसी भी हाल में जू के पास वापस नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में मैग्ना काफी कॉन्फिडेंट होकर विवी के पास जाती है। उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो खुशी जो तुम फेंगियान को नहीं दे सकती थी वो मैंने उसे दे दी। जिस पर विवी बोली कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, चाहकर फेंगियान को बताओ ना, वैसे उसकी लीगल वाइफ तो अभी भी मैं ही हूँ। अगर उसे वाकई ही तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल होता या फिर तुमसे प्यार करता जितना कि तुम सोच रही हो, तो क्या वो अभी तक तुम्हें सीक्रेट रखता। खैर, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर डैड को पता चल गया कि तुमने अपना 3% शेयर इतना कम रेट पर भेज दिया है। इस वक्त मैग्ना को तो विवी की बातें सिर्फ बकवास ही लग रही थी। कहने लगी कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और यहाँ से जाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में मैग्ना फेंगियान को बताने के बाद उसके सामने इमोशनल एक्टिंग करती है कि ये बच्चा सही टाइम पर नहीं आया, मुझे डर लग रहा है हम सबकी जिंदगियाँ खराब हो जाएंगी। मैं अभी के अभी ही यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे जाने से ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन फेंगियान ने उसको रोककर यकीन दिलाया कि मेरे लिए तुमसे और हमारे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। मैग्ना भी यही तो सुनना चाहती थी, इसलिए तो उसे ये एक्टिंग करनी पड़ी। इसके बाद हमें दिखाया गया कि फेंगियान ने रॉयल कंपनी के साथ बेट एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसकी कुछ शराइत थी, जिसमें से एक शर्त तो ये थी कि 5 साल तक तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकते, और अगर पब्लिक होने के बाद कंपनी को कोई लॉस हुआ तो तुम्हें कंपेंसेशन भरना होगा। स्टाफ ने उसे ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए मना भी किया, लेकिन वो अपनी कंपनी के बारे में सोचकर साइन कर देता है। और क्यों ना करता, आखिर ये हमारी विवी की ही तो चाल है। बहुत जल्दी ही वो टाइम आने वाला है जब वो फेंगियान को उसकी औकात याद दिलाएगी। जबकि मैग्ना को इस बात की खुशी थी कि वो फेंगियान के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो जल्दी ही विवी को डाइवोर्स दे देगा। नेक्स्ट सीन में मिसेस चू को दिखाया गया, जो कि किसी से कॉल पर बात करते हुए बता रही थी कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, जो काम करने के लिए कहा था क्या वो अभी तक नहीं हुआ। और वो बोला कि ये इतना आसान भी नहीं है, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। तभी हमें दिखाया गया कि जिससे वो बात कर रही थी वो जू था। आफ्टर दैट लॉन्चिंग सेरेमनी का सीन दिखाया गया और फाइनली इनकी कंपनी पब्लिक हो चुकी। मैग्ना भी यहाँ पर आ जाती है और मिसेस चू से ऐसे देखने लगी जैसे वो पहले से ही इसके बारे में सब कुछ जानती हो। इधर फेंगियान अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता है कि अगर वो मेरे साथ ना होती तो शायद आज मैं भी यहाँ तक ना पहुँचता। पर जब उसे मैग्ना बैठी हुई नजर आई तो अपने ही कहे हुए अल्फाजों पर अफसोस होने लगा। सेरेमनी खत्म होने के बाद विवी मैग्ना के पास आती है। बताया कि तुम्हें ज्यादा दुख तो नहीं हो रहा ना, तुम्हारे होने वाले शोहर ने मेरी तारीफ की। जिस पर वो बोली कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। साथ ही उसे अपने रिंग भी दिखाई जो कि उसे फेंगियान ने दी थी, और विवी बोली कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो, ऐसा ना हो कि खुद को दलदल में ही धकेल दो। पर हमेशा की तरह मैग्ना ने यही कहा कि तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में यीमो को दिखाया गया, जिसने जू को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, और वो भी नहीं जानता कि आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। उसके आने पर यीमो ने बताया कि तुम्हें मिसेस चू ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम उसकी गेम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। वो क्या करती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं और ना ही जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। लेकिन अगर तुमने विवी को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर जो तुम्हारा हशर होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। नेक्स्ट सीन तो हमारा बहुत फेवरेट होने वाला है, क्योंकि फेंगियान और मैग्ना की पिक्चर
पिक्चर्स लीक हो चुकी थी, जिससे सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि कंपनी को भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और तो और रॉयल कंपनी के साथ जो बेट एग्रीमेंट साइन किया था उसकी कंपेंसेशन भरने के लिए भी कॉल आ गई। बेचारे फेंग यान के पास तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं बची, क्योंकि कंपनी के बाहर बहुत सारे प्रेस वाले खड़े थे। स्टाफ मेंबर्स तो उसे यही कह रहे थे कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता, जरूर तुम्हारे किसी क्लोज पर्सन ने किया होगा, यानी कि तुम्हारी वाइफ। जिस पर कियारा बोली कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, भला वो कंपनी को इतना बड़ा नुकसान क्यों देने लगी। वही फेंग यान को मैग्ना की कॉल आई, जो इसे बता रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, नीचे बहुत सारे प्रेस वाले खड़े हैं, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए। जिस पर फेंग यान ने उसे रिलैक्स किया, बताया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं स्टाफ मेंबर को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉल कटने के बाद ही हम मैग्ना का असली चेहरा देखते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा किया धरा उसी का था। फेंग यान इतनी आसानी से तो अपना रिलेशनशिप एक्सपोज करने वाला था नहीं, तो फिर ऐसा ही सही। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें विवी को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली यीमो को कॉल करके उसकी डील एक्सेप्ट कर ली। और वो डील ये थी कि वो फेंग यान के खिलाफ सारे सबूत उसे देने को तैयार है, ताकि वो मीडिया में खुद को बेकसूर प्रूफ ना कर सके। वैसे तो वो ये सब कुछ विवी के लिए कर रहा था, लेकिन उसे इतना ही बताया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है दगादार लोगों की असलियत को सामने लेकर आना। कॉल कटने के बाद यीमो ने अपने स्टाफ मेंबर को बता दिया कि मीडिया पर किसी भी तरह विवी का नाम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में विवी अपनी कंपनी जाती है फेंग यान से मिलने के लिए, और वो भी इसे बेताब था ताकि इसे दोबारा इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। पर इस बार तो उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि फेंग यान उसे कुछ भी कह पाता इससे पहले ही विवी ने उसे डाइवोर्स पेपर्स पकड़ा दिए। बेचारे फेंग यान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचानक से विवी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। और वो बोली कि क्यों डर गए तुम, पिछले 5 साल से मुझे धोखा देते रहे उस मैग्ना के लिए, तब तो डर नहीं लगा तुम्हें। ये तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक खिलौना ही है, पर पहले पता तो लगा लो कि वो तुम्हारे ही बच्चे की माँ बनने वाली है या फिर। इस पर फेंग यान ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन पहले की तरह विवी उसकी एक भी दी हुई चोट बर्दाश्त नहीं करने वाली और उसको वापस ही थप्पड़ मार देती है। बताया कि इतने साल मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर साइन करके मुझे भिजवा देना। दूसरी तरफ मैग्ना के डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि तुमने फेंग यान के साथ अफेयर चलाकर विवी की मैरिड लाइफ खराब कर दी। इसके साथ ही उन पर यह बॉम्ब भी गिर चुका था कि मैग्ना ने अपना 3% शेयर बहुत चीप रेट पर भेज दिया। मॉम और डैड दोनों ही उसे फेंग यान से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं, पर वो बोली कि मुझे किसी भी चीज का कोई अफसोस नहीं, और अब तो मैं फेंग यान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब मॉम उसे अबॉर्शन के लिए इंसिस्ट करने लगी, तो वो बोली कि मॉम आप इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो, वो आप ही तो थी ना जिसने आज से 8 साल पहले मुझसे जू को दूर कर दिया था और फेंग यान से अफेयर चलाने को कहा। क्या अब आपको इस बात का अफसोस हो रहा है। यहाँ तो डैड को भी इन दोनों की असलियत पता चल गई कि मेरे पीठ पीछे ये दोनों कौन से कारनामे करते रहे। इसके बाद मैग्ना आती है जी के पास, उसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि वो फेंग यान की फैमिली में अपनी जगह बना सके। नेक्स्ट सीन में कियारा ने बताया कि बोर्ड मेंबर के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, और जब फेंग यान ने जाकर देखा तो बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हमारी विवी थी। ये देखकर तो उसे शॉक लगता ही लगता है, पर ये तो एक छोटा सा शॉक था, अभी बड़े धचके तो लगना बाकी थे। विवी ने उसको कंपनी की सीईओ की पोस्ट से हटा दिया, जिस पर फेंग यान तो हंसने लगा कि तुम्हारे नाम तो कंपनी का कोई शेयर है ही नहीं, तो फिर तुम ये डिसीजन कैसे ले सकती हो। बिकॉज उसने तो विवी की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, पर यहाँ तो विवी ने उल्टा उसी पर ही बॉम्ब गिरा दिया, उसे ये बता कर कि उसके नाम तो एक पूटी कोड़ी भी नहीं रही। उसे इस बात का यकीन आए या ना आए, विवी का काम तो सिर्फ उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना था, और अब उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा। इसके बाद हमें दिखाया गया कि विवी अपनी स्टेप मदर के पास जाती है, उन्हें बताया कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज से 10 साल पहले मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ा, और वो इसी तकलीफ की वजह से इस दुनिया से गुजर गई। जिस तरह मेरी मॉम ने तकलीफ सही, उसी तरह तुम्हें भी सहनी होगी, इतनी आसानी से तो मौत भी तुम्हें नहीं आने वाली। वहाँ
वहाँ से जाते हुए विवी का सामना मैग्ना से होता है, जिसे इसको देखकर तो यही लगा कि कहीं इसने मेरी मॉम को नुकसान ही ना पहुँचा दिया हो। जिस पर विवी बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम दोनों को मैं इतनी आसानी की मौत नहीं देने वाली और अभी ही तो तुम दोनों की सजा शुरू हुई। यहाँ मैग्ना उसे ये बात याद दिलाना चाहती थी कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के जिंदगी से निकाल दिया है और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। विवी स्माइल के साथ कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है उस दिन कियारा का तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक था? यानी कि ये सारा का सारा प्लान विवी का था। साथ ही उसे रिपोर्ट्स पकड़ा दी जो कि ये बात साबित करती है कि फेंगयान कभी भी बाप नहीं बन सकता, जिससे हमें ये पता चला कि बच्चा फेंगयान का नहीं बल्कि जू का है, जो कि फेंगयान से भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। इसके अलावा विवी ने उसे थैंक यू भी कहा कि अगर तुम फेंगयान के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट ना करती तो मुझे तो कोई वजह ही ना मिलती उसे डाइवोर्स देने की। विवी ने इन दोनों से अपना बदला लेकर खुद को सुकून तो दे दिया, लेकिन वो धोखा जो उसे अपनों ने दिया, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, ये इसके लिए कभी भी भूलने वाला नहीं। इसी बारे में सोचते सोचते वहीं पर सो जाती है और तभी उसको 5 साल पहले वाली विवी नजर आने लगी, जो इससे यही कह रही थी कि तुम मेरी मेमोरीज को शेयर जरूर कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक हैं। सुबह उसकी आंख खुलते ही डोर पर बेल बज रही थी और जब देखा तो वहाँ मिस्टर यीमो थे, जो कि सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाए। उसे ऐसे सोते हुए फेस के साथ देखकर यीमो भी कहने लगा कि मैडम जाग जाओ, सुबह सुबह नहीं बल्कि दोपहर का वक्त हो चुका है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिस पर विवी बोली कि अभी नहीं, इधर ही ठहरे रहो, मुझे पहले चेंज करने दो। वैसे विवी चेंज तो नहीं करने वाली, उसे अपना बिखरा हुआ घर समेटना था ताकि यीमो ना देख सके, इसीलिए तो उसने बहाना बनाया। चीजें समेट लेने के बाद वो यीमो को अंदर आने के लिए कहती है, पर जिस तरह चीजें उसने इधर उधर छुपा दी थी, ये देखकर तो यीमो को फिर भी उसके वेट कराने का रीजन पता चल गया। खैर वो यहाँ इसलिए आया था कि अब फेंगयान कंपनी का CEO नहीं रहा, तो अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद यीमो उसके साइन देखते हुए कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम विवी नहीं बल्कि कोई और हो, क्योंकि 5 साल पहले तो तुम्हारे साइन इस तरह नहीं थे। इस पर विवी बोली कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ टाइम ट्रेवल करके आई हूँ? वैसे तो यीमो ये कहकर मजाक कर रहा था, क्योंकि सुसाइड वाले दिन उसने विवी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन कहने लगा कि चाहे किसी और को यकीन ना आए, पर तुम्हारी कही हुई हर बात पर मुझे पूरा पूरा यकीन है। यीमो की इस गहरी बात से हमारी विवी भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है, लेकिन खैर उसने इग्नोर कर दिया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही डोर पर बेल होती है और जब विवी ने जाकर देखा तो वो काम वाली बई थी, जिसे यहाँ यीमो ने ही भेजा था। बताया कि उसके घर की अच्छी सी सफाई कर देना, मैं इसके लिए तुम्हें डबल पे करूंगा। यानी कि उसने इनडायरेक्टली विवी का मजाक उड़ाना चाहा। इस पर तो उसको भी दिल ही दिल में काफी गुस्सा आया। बदला इसने भी कुछ कम नहीं लिया, क्योंकि रिटर्न में ये यीमो को चैट कॉपी टॉय भिजवा देती है, जिसे ऑन करने के बाद वो एक सांस में ही कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। नेक्स्ट सीन में हमें विवी को दिखाया जाता है, जो कियारा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आई हुई थी। वहाँ जो विवी ने फूड खाया उससे इसको सख्त किस्म की एलर्जी थी, और मजे की बात तो ये है कि विवी को इस बारे में खुद भी नहीं पता। कियारा ने उसे याद दिलाया कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हो। इससे तो वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई है। इसके साथ ही विवी बेहोश हो जाती है और इसके बाद हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने सामने ही कोई लड़का खड़ा हुआ नजर आया, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि विवी जिस लड़के को इतनी प्यार भरी नजरों से देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि यीमो ही था, और उसके पलटने पर इसने फौरन से अपनी नजरें हटा ली। वैसे तो वो यहाँ विवी का ख्याल रखने के लिए ही आया था, पर उसके पूछने पर कहने लगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, तुम नजर आई तो सोचा तुम्हारा भी पता कर लूं। वही डॉक्टर आकर डिस्चार्ज पेपर पर साइन करवाना चाहता था और वो यीमो को इसका बॉयफ्रेंड कह देता है, जिस पर विवी ने फौरन से डॉक्यूमेंट्स ले लिए। बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। आफ्टर दैट वो डॉक्टर से कहने लगी कि मैं अपना ब्रेन स्कैन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। ये बात यीमो के साथ साथ डॉक्टर को भी थोड़ी फनी लगी। बताया कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। इधर यीमो उसके फोरहेड पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करना चाह रहा था कि ये लड़की इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। तभी इन दोनों का थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट होता है और विवी
कियारा से मिलने के लिए फौरन बाहर चली आई। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि फेंगियान मैग्ना का चेकअप कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आया था और इन दोनों को साथ जाते हुए देख लेता है। मैग्ना से उसकी मेडिसिन लेने का बहाना करके डॉक्टर से पूछने के लिए चला जाता है कि ये जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई वो विवी ही थी ना। डॉक्टर ने बताया कि हाँ वो विवी ही थी, उसे एलर्जी की वजह से इमरजेंसी में यहाँ पर लाया गया था। तो दूसरी तरफ जू मैग्ना से मिलने के लिए आ गया था, उसे फेंगियान की रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि ये बच्चा फेंगियान का नहीं बल्कि मेरा है। लेकिन मैग्ना उसे किसी भी हाल में सच नहीं बताना चाहती, कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ और कभी भी मेरे सामने मत आना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि फेंगियान का है। यहाँ फेंगियान इन दोनों को साथ देखने ही वाला था लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया। नेक्स्ट सीन में हमें फेंगियान को बार में बैठे हुए दिखाया जाता है जो विवी को मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ मैग्ना उसके घर में इंतजार कर रही थी, साथ ही साथ उसे विवी की बातें याद आती है कि फेंगियान किसी के साथ भी वफादार नहीं हो सकता। ये बातें सोचते सोचते वो पहुंच जाती है विवी के पास और विवी ने जब उसके हाथ पर वो रिंग देखी तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जो फेंगियान ने इसे दी थी। कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत यूनिकली ट्रीट कर रहा है, वो तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है जो उसने मेरे साथ किया। मैग्ना ने जब इन दोनों की वेडिंग फोटो देखी और वहाँ पर पड़ा हुआ सारे सामान का डिजाइन देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही था जो फेंगियान ने इस वक्त अपने घर में बना रखा है। यानी कि जो कुछ उसने अपनी पहली मैरिड लाइफ में किया वो दोबारा भी वही कुछ दोहरा रहा है। वही विवी को फेंगियान की कॉल आती है जिससे इसने लाउड स्पीकर पर लगा दिया और वो इसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। विवी ने उसे मैग्ना के सामने अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ये फजूल के बहाने लगाकर मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मेरा हाल पूछने की जरूरत है। देर से ही सही लेकिन ये बात मैग्ना को भी रियलाइज हो गई कि अगर फेंगियान मेरे लिए विवी को चीट कर सकता है तो फिर किसी और के लिए मुझे क्यों नहीं कर सकता। सारी रात वो घर भी नहीं गई, फेंगियान उसके लिए परेशान होता रहा। सुबह उसे पता चला कि मैग्ना सुसाइड करने वाली है। फौरन से उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, उसे नीचे आने के लिए कहा, जिस पर मैग्ना बोली कि जिसने एक बार चीट किया वो हमेशा के लिए चीटर बन जाता है। फेंगियान ने उसे किसी भी तरह करके यकीन दिलाया कि मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा ज्यादा जरूरी है, मैं वादा करता हूँ कि पिछली कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगा। इन दोनों को साथ में जू भी देख लेता है जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में विवी गोल्फ प्रैक्टिसिंग कर रही थी और यिमो इसके पास आकर उसे इस गेम के रूल्स सिखाता है। बातों ही बातों में यिमो ने इसको बच्ची बोल दिया, जिस पर ये बोली कि बच्ची किसे कह रहे हो, तुमसे बड़ी ही हूँ, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मुझे बड़ी सिस्टर कहो। और यिमो बोला कि मैंने भी तुम्हें गोल्फ के रूल सिखाए, ऐसे तो तुम्हें भी चाहिए कि मुझे मास्टर कहो। खैर मैं यहाँ इसलिए आया था कि कहीं तुमने दोबारा खुद को नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। विवी से भी ये बात अब पेट में रखी नहीं जा रही थी, कहने लगी कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम 5 साल पहले वाली विवी को लाइक करते हो। इससे पहले कि विवी उसके दिल की और बातें बताती, यिमो कहने लगा कि तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें लिस्ट निकाल सकता हूँ। खैर बातों ही बातों में यिमो उसको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगा, जिसे सुनते सुनते हमारी विवी वहीं पर सो गई थी। यिमो उसे सोता हुआ देखकर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ देता है और फिर 5 साल पहले के बारे में सोचने लगा जब उसने विवी को पहली नजर देखा था। विवी काफी ज्यादा ड्रंक होती है, उसकी बोतल गिरने ही वाली थी कि यिमो ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे देखकर स्माइल कर देता है। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ मिसिस चू विवी की कंपनी को ओवरटेक करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अभी तक कंपेंसेशन नहीं भरा, लेकिन यिमो ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। बताया कि मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा होगा। यानी कि वो विवी के लिए अपनी सारी जायदाद उसे देने के लिए तैयार है और मिसिस चू भी इस बात पर राजी हो गई। अगले सीन में विवी को दिखाया गया जो कि अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। अपनी सेकंड वाइफ का सच जानने के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया था। अब वो विवी से भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उनकी वजह से ही विवी और उसकी माँ को इतना कुछ झेलना पड़ा। वो एक तरफ तो अपने डैड को माफ करना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जब वो सोचती है कि उसने कितनी टफ लाइफ गुजारी तो वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाती, उनको बगैर माफ किए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें उसे यिमो के साथ दिखाया गया जिसे वो बताती है कि डैड के पास 1 साल से ज्यादा वक्त नहीं रहा, शायद ही मुझे डैड को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी ये मेरी रियल लाइफ तो नहीं, मैं नहीं चाहती कि जब विवी यहाँ पर आए तो उसे इतना कुछ मैस देखने को मिले। यिमो को तो अभी भी उसकी बातें चिल्डिश लग रही थी और विवी बोली कि आई विश अगर हम दोनों पहले मिले होते, क्योंकि वो मिसेस चू के इरादे जानने के साथ साथ वो सब कुछ भी जान गई थी जो यिमो ने इसके लिए किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि फेंगियान की सारी इन्फॉर्मेशन उसे यिमो ने निकाल कर दी थी, वो ये सच भी जान चुकी है। दोनों की रात यहीं पर बैठे बैठे गुजर जाती है और हम देखते हैं कि विवी भी उसे चाहने लगी थी, लेकिन ये बात उसके लिए यिमो को बताना काफी मुश्किल होने लगी। इसके बाद हमें फेंगियान को
दिखाया गया जो कि मैग्ना के साथ लॉयल होकर जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन उसकी की हुई पिछली गलतियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिस लड़की से वो बार में मिला था वो अभी से पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और फेंग यान के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अगर ये बात मैग्ना को पता चली तो उसकी हैप्पी लाइफ वाली ख्वाहिश तो हमेशा ख्वाहिश ही रह जाएगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब फेंग यान को वो पिक्चर्स रिसीव हुई तो वो फौरन से उस लड़की को ढूंढने के लिए उस बार में चला आया, जहां से उसको पता चला कि उस लड़की ने तो कुछ दिन पहले ही रिजाइन दे दिया, लेकिन बाहर आकर उसका सामना उसी लड़की से होता है जो अपनी इस हरकत से काफी खुश नजर आ रही थी। साथ ही इसको कॉल करके बताती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वो वाली पिक्चर्स मैग्ना को सेंड ना करूं तो जियान ग्रुप के शेयर खरीदने में मेरी हेल्प करो। जियान ग्रुप विवी के डैड की कंपनी थी और वो लड़की भी मिसिस चू से मिली हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें विवी को मिसिस चू के साथ दिखाया गया जो उसे पूछ रही थी कि आपके इरादे तो मैं बहुत पहले ही अच्छी तरह से जान गई थी, लेकिन अगर तुम फेंग ग्रुप को ओवरटेक करना चाहती हो तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? जिस पर मिसिस चू ने बताया क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था, अपना वादा तो मैं तोड़ नहीं सकती, लेकिन बिजनेस वुमेन हूँ ना, अपना फायदा तो पहले सोचूंगी। खैर उसे लग रहा था कि विवी एक वीक लड़की है, उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में विवी गोल्फ प्रैक्टिस कर रही थी, वही यीमो इसके पास आता है, उसके लिए अपने साथ एक गिफ्ट भी लेकर आया था। विवी ने उसको अपनी परेशानी बताई कि किस तरह मिसिस चू उसकी कंपनी के पीछे पड़ गई है, जिस पर यीमो ने बताया कि हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, अगर तुम भी मिसिस चू की वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करो तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। यहाँ विवी पर फिर से उसका पास्ट हावी हो जाता है। 5 साल पहले वाली विवी उसे कह रही थी कि ये मेरी लाइफ है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि यीमो टाइम से उसे पकड़ लेता है और इसके बाद हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब वो होश में आई तो उसने यीमो को बताया कि मेरा कनेक्शन इस दुनिया से बहुत वीक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। यीमो ने उसको ये नॉनसेंस बातें बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो क्यारा को कॉल करके बताती है कि फेंग यान को बता दो मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मिसिस चू से कैसे निपटना है मैंने इस बात का भी हल निकाल लिया है। नेक्स्ट सीन में फेंग यान को दिखाया गया जो जू से मिलने के लिए आया था, उसे बताता है कि मेरी बीवी को ब्लैकमेल करना बंद करो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच जानने के बाद फौरन से अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे बच्चे की और हैप्पी फैमिली की जरूरत है। जू बोला तो तुम ये सब कुछ पहले से ही जानते थे, अगर तुमने मैग्ना को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट लीक कर दूंगा। लेकिन फेंग यान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह सिर्फ मैग्ना और उसके बच्चे को ही बुरी नजर से देखा जाएगा। बताया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम किसी और सिटी जाकर अपना कैरियर बनाओ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मैग्ना से दूर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया जाता है जिसने यीमो के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसे बताया कि मैं जानती हूँ तुमने विवी के लिए कितना कुछ किया, बल्कि यूँ कहते हैं कि तुम उसकी लाइफ के सीक्रेट हीरो हो, वो जल्दी ही तुम्हारी लाइफ में वापस आने वाली है। ये बुके और ये लव लेटर मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, वो जैसे ही वापस आएगी ना, इस बार देर मत करना, फौरन से उसको प्रपोज कर देना। और मुझे याद है जब तुम विवी से पहली दफा मिले थे वो 3 दिन से ओवर टाइम करके काफी थक चुकी थी, अगर तुम टाइम पर आकर वाइन को गिरने से ना रोकते तो वो इलेक्ट्रिक सॉकेट के ऊपर गिर जाता। यीमो ने उसको लीड बंद करने के लिए कहा, बताया कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वीडियो देखते ही साथ यीमो फौरन से उसके पास पहुंचने के लिए दौड़ता है और इधर 5 साल पहले सब कुछ बदलने लगा। जब फेंग यान उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था तो इस पर विवी बोली कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे साथ हो सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें करके दिखाऊंगी। इसी के साथ वो यीमो का हाथ पकड़ लेती है, उससे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। यीमो भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा, यानी कि वो फेंग यान के जासे में नहीं आ पाएगी। भागते हुए वो यहाँ पहुँच तो आया, लेकिन ना ही उसे विवी मिली और ना ही उसका फोन लग रहा था। पर यहाँ पड़ा हुआ बुके मिला जिसमें पड़े हुए नोट पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम यीमो है, तुम शायद मुझे अच्छे से नहीं जानती लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब कुछ अभी वो पढ़ ही रहा था कि विवी इसके पास आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो इससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। अगली सुबह मीटिंग का सीन दिखाया गया जहाँ फेंग यान भी बैठा हुआ था, जिसे देखकर बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्यारा ने सबके सामने अनाउंसमेंट की कि कंपनी के सारे क्राइसिस खत्म हो चुके, अब किसी भी तरह का कोई कंपेंसेशन नहीं भरना होगा। मिसेस चू के गंदे इरादों पर तो पानी फिरता ही है, लेकिन यहाँ पर विवी ने आकर एक और अनाउंसमेंट भी कर दी, और वो ये कि अब के बाद फेंग
फेंगियान ही इस कंपनी का CEO रहेगा, यानी कि उसकी ली हुई पोजीशन उसे वापस कर दी। इसके बाद मिसिस चू को बताती है कि तुम्हें क्या लगा था प्रोडक्ट को चेंज करके तुम हमारी कंपनी को बदनाम कर दोगी। तुम्हारे खिलाफ सारे के सारे सबूत मेरे पास थे जो मैंने कोर्ट में सबमिट करवा दिए। नेक्स्ट सीन में फेंगियान विवी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। बताता है कि क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। जिस पर विवी बोली कि हर इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। मैंने तुम्हें CEO सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कंपनी के साथ कितने लॉयल हो। मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन तो वापस जरूर कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद वो घर जाती है। डैड को भी अपने साथ ले आई थी। जिस पिक्चर से उसने डैड की पिक्चर काट देती उसे वापस जोड़ देती है, यानी कि उसने अपने डैड को भी उनके किए के लिए माफ कर दिया, शायद इसलिए भी कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसके साथ ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जब विवी से वो बोतल गिरने वाली थी तो यीमो उसको पकड़ लेता है। विवी ने उसको वो बोतल ऑफर कर दी कि ये तुम्हारे लिए, जिस पर यीमो बोला कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ हमारी विवी बोली कि हम एक दूसरे को जानते तो नहीं लेकिन जान जरूर सकते हैं। इसी के साथ हमारी सीरीज एंड हुई।